पीयूष खरे, आप देख रहे हैं जी कचहरी। आज की कचहरी में बात होगी देश की सबसे बड़ी बहस पर, जो छिड़ी है बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के नाम पर। बात होगी दिल्ली ब्लास्ट पर आ रहे सियासी बयानों की, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जिनकी चर्चा है। बात करेंगे मौलाना अरशद मदनी के उस बयान की जिसे मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड बताया जा रहा है। इसके अलावा देश के मुसलमानों से जुड़े और भी बड़े मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे, क्योंकि आज हमारे बीच हैं बेहद खास मेहमान जिन्हें मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी के लिए जाना जाता है, जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके अलावा कई आरोपों से भी वो घिरे हुए हैं। आज जी कचहरी में हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। स्वागत कीजिए जियाउर रहमान बर्क जी का। वेलकम बर्क साहब, आइए, स्वागत आपका जी कचहरी में, प्लीज। तो जी कचहरी में हमारे साथ आज मौजूद है समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क जी। कई सारे सवालों का सामना करेंगे, लेकिन कुछ अहम सवाल है। जल्दी से वो सवाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। क्या जियाउर रहमान बर्क मजहब की राजनीति करते हैं? क्या बर्क अपनी सुविधा देखकर सिस्टम चलाना चाहते हैं? क्या मुस्लिमों के नाम पर बर्क साहब का अप्रोच सिलेक्टिव है? और भी कई सवाल हैं जिन पर इनसे हम जवाब जानेंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जोरदार तालियों के साथ सभी मेहमानों का स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं अमन गिरी महाराज जी, धर्मगुरु हैं, तालियों स्वागत कीजिए। सैयद जवाद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नाजिर खान हमारे साथ है, नाजिम खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। जज साहब, हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, हम एक रिपोर्ट प्ले करना चाहते हैं। इजाजत, प्लीज प्ले कीजिए। कब तक कहां जाकर के रुकेंगी ये? क्या चाहते हैं? विवाद का मुद्दा आया नहीं कि एक नाम साथ साथ आता है, खास तौर से तब जब बात धर्म से जुड़ी हो। संभल में दंगा होता है, आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क चार्जशीट के बाद कहते हैं, मैं न झुकता हूं न बिकता हूं। खुद सांसद हैं, लेकिन इन लफ्जों में वो कहीं न कहीं सिस्टम को खुलेआम चुनौती देते हैं। मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। दिल्ली में धमाका हो जाता है, 13 लोग मारे जाते हैं। सफेद पोश डॉक्टर्स की करतूत कैमरे पर एक्सपोज हो जाती है, लेकिन बर्क फिर कहते हैं, ठहरिए, किसी पर यूं ही दोष मत मढ़िए। लेकिन जब बात आती है आई लव मोहम्मद की, तो संभल के मुखर सांसद जांच की बात नहीं करते, तुरंत इसे मुस्लिमों के खिलाफ बड़ी साजिश करार दे देते हैं। तो आज कचहरी में सवाल है कि बर्क सुविधा के हिसाब से सिस्टम को क्यों चलाना चाहते हैं? जो घटनाएं उनकी राजनीति में मिसफिट होती हैं, उनके खिलाफ खड़े क्यों हो जाते हैं? और जो मुफीद लगती है उन्हें ही स्वीकार क्यों करते हैं? कचहरी में आज बर्क के इसी सिलेक्टिव अप्रोच पर हम करेंगे सवाल जवाब। जज साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। बर्क साहब, आपसे मैं सवाल करूं, लेकिन उससे पहले एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार बयान सुन लीजिए, फिर हम सवाल पर आएंगे। प्लीज प्ले कीजिए बयान। একটাই উদ্দেশ্য বা একটাই টার্গেট, 6 ডিসেম্বরটা সুস্থভাবে শান্তিতে সম্প্রীতি বজায় রেখে ভিত্তি স্থাপনটা করতে দিন। পরবর্তীকালে এসব প্রশ্ন, পলিটিক্যাল কোনো প্রশ্ন পরবর্তীকালে আপনারা উত্তর পাবেন। ये टीएमसी के विधायक हैं, हुमायूं कबीर, जानते होंगे इनको आप। ये 6 दिसंबर को ये बाबरी मस्जिद की नींव डालने वाले हैं और कई लोगों को वो बुला रहे हैं। आपको निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे आप? कहां डालना चाहते हैं? मुर्शिदाबाद में, बंगाल में। अब निमंत्रण मिले तो उसके बाद में कोई जवाब देंगे? नहीं, अगर मान लीजिए कि आपको निमंत्रण मिला तो आपका फैसला क्या होगा, जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, अभी जब निमंत्रण मिला ही नहीं है तो अभी पहले से कैसे मैं कोई चीज़ कयास लगा लूँ? तो लेकिन मैं यही यही कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर हमें अफसोस इस बात का है, इतना लंबा समय होने के बावजूद हमारी आज़ादी को, मुल्क को
और अभी तक हम लोग सिर्फ धार्मिक स्थल मस्जिद मंदिर पर ही आकर के अटके हुए हैं। हमारे देश में तरक्की में ये सारी चीज़ें बाधा उत्पन्न करती हैं। और जहाँ मस्जिद मंदिर की बात है, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस देश के नागरिक हैं, जहाँ अगर हमें ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी इबादत करें, और हमें जो हिंदू समाज के हमारे भाई हैं, हमें ये अफसोस नहीं है कि वो अपनी मंदिर में जाके करते हैं इबादत, तो हमें ना उनको बनाने से हमें कोई रुकावट पैदा होती, ना हमको उनकी इबादत से कोई वो है। अगर कोई मस्जिद बना रहा है तो इसके अंदर क्या नहीं, मस्जिद बनाने में किसी को कोई दिक्कत या समस्या नहीं है, लेकिन बाबरी और 6 दिसंबर, इससे साधु संत बहुत नाराज हैं। वीएचपी तो यहां तक कह रही है कि ये जानबूझ करके इस बाबरी विवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव है। काश आपने इसके साथ में ये सवाल भी रखा होता कि संभल के अंदर भी जो मस्जिद है, वहां पर भी जो दूसरे समाज के लोग हैं, इसके बारे में आप बेहतर बता पाएंगे। नहीं, मैं आपको आरोपी भी बना, उन लोगों ने भी अभी कुछ दिन पहले ये प्रयास किया था कि हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, तो क्यों? तो ऐसा थोड़ी है, ये कानून जो इस देश का कानून है वो सबके लिए है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि संभल में जो विवाद हुआ, तो वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें आप पर भी कई संगीन आरोप लगे हैं, तो क्या वो राजनीति से प्रेरित है? वो उस कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग प्रयास करने का किया, लेकिन फिलहाल उनको परमिशन इस प्रकार की नहीं दी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चीज की बातें क्यों आ रही हैं? मेरा मकसद ये नहीं कि मस्जिद बाबरी के नाम से बने। मस्जिद क्या बाबरी के नाम से मस्जिद बननी चाहिए? मैं आपसे बिल्कुल जनरल सा सवाल नहीं, मैं इस चीज के हित में नहीं हूँ कि मस्जिद बाबरी के नाम से बननी चाहिए। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप कह रहे हैं कि मस्जिद बने लेकिन बाबरी नाम से नहीं। मेरा मकसद बिल्कुल मेरा मकसद ये है कि इस हम चाहे मेरा संभल हो, उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, हमारे मुल्क के अंदर जो है सब लोग मिलकर करें। और अगर मस्जिद की तामीर हो, और एक चीज़ और मैं आपको खास एक चीज़ बताता चलूँ, हमारा मजहब कभी इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचाएं, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं। हम मस्जिद अगर बनाएं तो उसमें रुकावट क्यों पैदा हो? अगर मस्जिद हम बनाना चाहते हैं, तारीख से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तारीख किसी भी बना सकते हैं, 6 दिसंबर हो या 6 जनवरी हो। ये 6 दिसंबर को ही क्यों चुना गया? नहीं, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो 6 दिसंबर को क्यों नहीं चुन सकते, ये बताएं आप मुझे। आपका ये सवाल कि बाबरी ही क्यों, तो चलिए मैं क्योंकि सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि 6 दिसंबर नहीं, मैंने माना बाबरी ही नहीं होना चाहिए, बट 6 दिसंबर क्यों नहीं होना चाहिए? किसी भी तारीख में रख सकते हैं, लेकिन उसको मस्जिद बनाने में कोई रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। आपकी पार्टी के सीनियर नेता हैं किरणमय नंदा जी, वो कह रहे हैं कि बाबरी गिराकर बीजेपी ने देश के गौरव को खत्म किया। क्या आप इससे सहमत हैं? इसमें क्या दो राय है? आप मुस्लिम सांसद हैं, आप एक बड़े तबके की नुमाइंदगी आप करते हैं, लेकिन अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को मौके नहीं मिल रहे हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। उनका एक बयान मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। क्या इस देश के अंदर मुसलमानों को सर उठाने नहीं दिया जा रहा? आप हमारे बीच बैठे हैं, आप मुस्लिम सांसद हैं, एक बड़े तबके की नुमाइंदगी करते हैं बरसा। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए, मैं सामना कर रहा हूँ बहुत मशक्क़त का। जो झूठे केस मेरे ऊपर लगाए गए हैं, जो आपने अभी मदनी साहब का बयान सुनाया, मैं उस चीज़ पे ही के साथ साथ उसकी रोशनी में बात कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। आप ये बताइए, अगर जो मुसलमान आगे बढ़ जाते हैं तो उनको दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अगर कि मुसलमान कोई किसी जगह विधायक, सांसद या कोई बन गया तो वाइस चांसलर कुछ भी, तो उनको लगातार किसी न किसी उसमें टारगेट करके दबाने का प्रयास किया। आजम खान की बात उन्होंने, मैं खुद उसका शिकार हुआ हूँ और मैं उसको लगातार झेल रहा हूँ। मैं इसलिए झेल रहा हूँ क्योंकि मैंने सच और हक की बात को उठाया है, चाहे वो सड़क हो या आपके हम सम्मानित जो मीडिया मंच हो या हमारे देश की जो संसद है उसके अंदर मैंने उठाने का प्रयास किया है और उठाया है, क्योंकि जो सच था और हक था अपने जनता की आवाज़ को। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुँचा हूँ तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं वहाँ पर खामोश जा करके बैठ जाऊँ। अगर मुझे लगता है कि कोई मेरे क्षेत्र से मुताल्लिक किसी के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, कोई उनके साथ ज्यादती हो रही है, या इस प्रदेश और देश की जनता के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, या कुछ गलत सरकार कोई गलत कर रही है, तो उनको आईना दिखाने का काम मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप पर आरोप जो लगे, आप पर लगे बिजली चोरी के आरोप, बरखा आप पर बिजली चोरी के आरोप लगे, आपने जो आवाज बनाया उसमें कहा गया कि सही तरीके से नक्शा नहीं पास कराया गया, अतिक्रमण इंक्रोचमेंट के आरोप लगे,
संभल में कई जगहों पर बुलडोजर चला, आपने कहा कि ये बुलडोजर मुसलमानों को देखकर चलता है, क्या वाकई में ऐसा है? तालाब, अगर सरकारी तालाब है, उस तालाब को ढककर किसी ने मकान बना लिया, कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा हूं हिंदू हो मुस्लिम हो, क्या वो सही है, क्या वो जायज है? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, दोनों सवालों के आपका जवाब दूंगा। एक तो आपने कहा मेरे पर आरोप लगे हैं वो, पहले मैं आरोप पे उस पे आता हूँ। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, जिसकी सरकार है वो आसानी के साथ में आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो मेरे साथ में हुआ। लेकिन आरोप को साबित करना जब तक हम नहीं मान सकते, जब तक कि हमारा न्यायालय इस चीज़ को साबित नहीं करे कि उस व्यक्ति ने सही किया है या गलत किया है, तो हम पहले, लेकिन अफसोस है कि आजकल हम मीडिया के माध्यम से पहले ही अपना उसको दोषी करार दे देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें अपने जगह न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और देखना चाहिए कि जब तक उनका आदेश नहीं आए तब तक हम इस चीज को, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने कहा दूसरी चीज, कोर्ट फैसला करने वाला है कौन दोषी है, दूसरी या नहीं, लेकिन आप उससे पहले कह देते हैं कि बुलडोजर मुसलमानों को देखकर टारगेट कर रहा है। ये भी तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे देश की एक प्रथा है कि अगर किसी ने के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसके मुकदमा दर्ज हो, उसकी जांच होनी चाहिए और चार्जशीट लगे, उसके बाद कोर्ट वो करे कि सही है या गलत है। लेकिन ये बुलडोजर जो बीच में आ गया, ये बुलडोजर पहले सजा देने कहाँ से बुलडोजर आ गया? मैंने तो ये कहा बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हो रही है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर ये जो लगातार प्रथा बुलडोजर चल रही है, ये बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। लोगों को हक और इंसाफ माननीय न्यायालय से मिलना चाहिए। और जहां तक एक और विषय पर, एक और ज्वलंत मुद्दे पर आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं महबूबा मुफ्ती का एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद फिर सवाल जवाब होगा। प्लीज प्ले करें। दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़े। नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। क्या ये कश्मीर की गूंज लाल किले में धमाके के रूप में सुनाई थी? आप सहमत हैं? कश्मीर की, देखिए, हम तो ये कहते हैं कि ये लाल किले पे जो हुआ ये पूरे देश में हो ही क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कौन इसके फेवर में? मैं तो नहीं समझता कि कोई भी इस देश के अंदर किसी भी धर्म या बरादरी का कोई व्यक्ति इससे सहमत होगा। इस प्रकार की चीज़ें हमारे देश के अंदर होनी चाहिए। 1000 में से कोई एक टैलेंटेड स्टूडेंट ही MBBS की पढ़ाई कर पाता है, यानी कि वो डॉक्टर बन पाता है। ये एक ऐसा तबका, एक पढ़ा लिखा युवा, आपको लगता है कि ये भटके हुए लोग हैं? ये भटके हुए लोग हैं जो, देखिए, जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, कोई भी अगर किसी घटना के अंदर अगर शामिल होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो या पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति उस ऐसी कुछ काम करे तो यकीनन एक बहुत अफसोस की और ताज्जुब की भी बात होती है। लेकिन हम इस प्रकार की घटनाएं क्यों घट रही हैं, हमें पहले इसकी गहराई में जाना चाहिए और उसकी जांच कर करके कार्रवाई के साथ साथ आगे भी प्रयास करना चाहिए। हमारे मेहमानों की तरफ से सवाल है हजरत सर। नहीं, बर्क साहब, सबसे पहला सवाल तो यही कि आपको क्यों लगता है कि इस तरह घटनाएं क्यों हो रही है? घटना क्यों हो रही? मैं तो खुद कह रहा हूँ, जो घटना अगर ये हुई है, पहले तो अभी इसकी जांच के बाद में पूरी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही ये मैं कह पाऊंगा ये घटना हुई क्यों है। नहीं, दरअसल चूंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों हुई। हाँ, किसी ने उनका न तो हक मारा, वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, भारत के विश्वविद्यालय में कर रहे थे, उनका घर परिवार सब ठीक था। तो आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? आप उस समाज की नुमाइंदगी करते हैं जिस समाज के वो आतंकवादी थे, जिस समाज के लोगों ने उड़ा दिया अपने आप को, और मुसलमान भी उसमें मर गए, तो नुकसान तो हर समाज का हुआ। तो आपको भी तो कुछ पता होगा ना, क्योंकि ये आप जब सवाल करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, तो आप संदेह डालते हैं। देखिए, मैं कई बार कहा जाता है ना, मुसलमान सर उठा के नहीं चल पा रहा है, तो आप उस नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी मुसलमान ने उसके को काम को किया और आप पूरे उसको समाज को दोषी अगर ठहरा रहे हैं, तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं और ना मैं हो सकता हूं। आपने कहा क्यों करना चाहते? आपने कहा था इसको आपकी राजनीति, इससे आपकी राजनीति, आपने अभी कहा था कि आपके समाज के लोगों ने ऐसा किया, तो मैंने कहा कि समाज के लोगों को क्यों आप कह रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि एक इस देश के एक नागरिक ने ऐसा किया? तो आपने भेदभाव देश के नागरिक डाल रहे हैं, मुस्लिम आतंकवादी ने किया। ये बात स्पष्टता से कही, मुस्लिम आतंकवादी ने किया, हिंदू मुसलमान दोनों मर गए। आपने ये क्यों कहा कि मेरे समाज के व्यक्ति ने किया? आप ये कहते इस देश के एक नागरिक ने किया और ये गलत किया और इस चीज को रोकना चाहिए, तो मैं आपकी बात से सहमत होता। हाँ, बिल्कुल गलत। देश के नागरिक होने के नाते नहीं किया।
ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपसे इसकी साफ साफ जवाब की देश के नागरिक होने के नाते नहीं किया। वो मुसलमान था, उसको लगता है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है। वो देखिए आपने कही ये बात क्योंकि मुसलमान है उसके साथ अत्याचार उसने किया। आपने इस चीज को आप खुद बीच में भेदभाव कर रहे हैं। मैं भेदभाव नहीं कर रहा। मुसलमान को अरशद मदनी का बयान, महबूबा मुफ्ती का बयान, इमरान मसूद का बयान, और मैं जब वो आप भी अभी तक जो बोल रहे थे संदेह पैदा कर रहे थे। अच्छा चलिए एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे, इसका जवाब अगर दे पाए तो बड़ा अच्छा होगा। 543 लोग होते हैं जो देश में सांसद बन पाते हैं, आप भी उनमें से एक। अरशद मदनी को पता नहीं है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे और मुस्लिम थे, जिनको वहां के लोगों ने हरा दिया। केरल में वो मुस्लिम थे। खैर मैं जानकारी के लिए बताऊं, लेकिन आप भी ये मानते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए ये देश पंथ निरपेक्ष है? देखिए हिंदू बहुसंख्यक की वजह से नहीं, बस मैं इतना कहना चाहूँगा इस देश के अंदर जो जिस प्रकार से राजनीति जो चल रही है उस चीज को लेकर के इस प्रकार की सारी ये बातें आप नौजवान हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे मैं नौजवान हूँ। मैं देखिए समझ में आए, मैं नौजवान हूँ। अगर घुमाएंगे तो थोड़ा नहीं देखिए मैं इस जगह पर आया हूँ, मैं बैठा हूँ कचहरी के अंदर आपकी, तो मेरा मकसद घुमाने का नहीं लगता कि हिंदू घुमाने के लिए इसलिए सेकुलर नेशन है। मैं तो घुमाने के लिए, मैं कभी अपने जो मंच के माध्यम से अगर चुनाव में जनता के सामने कोई बोलता हूँ या वैसे कोई बोलता हूँ तो मैं उसमें प्रयास नहीं करता घुमाने का, तो यहाँ क्यों करूँगा? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं कि हिंदू बहुल है भारत इसलिए ये सेकुलर नेशन है? देखिए मैंने आपसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हिंदू बहुल हो। अच्छा एक बात बताइए, आप ये दूसरे मुल्कों के अंदर इस प्रकार का भेदभाव क्यों नहीं होता जहां पर अक्सरियत में दूसरी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं? हमारे देश के अंदर ही क्यों? हमारे देश के अंदर ही क्यों? जवाब देने में इतनी तकलीफ हमारे देश के अंदर ही क्यों? जावेद अख्तर कह देते हैं सब हो सकता है, अभी जवाब साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ उसको जमकर कह रहा हूँ। आपके समाजवादी पार्टी से विधायक है संभल से इकबाल महमूद साहब, अभी हाल ही में उनका एक बयान काफी सुर्खियों में आया था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान बनने का अफसोस, अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमारी भी आबादी बराबरी की होती और हमारे समाज से भी कोई मुस्लिम पीएम होता, उसकी दावेदारी हम कर पाते। क्या इस देश में कोई अल्पसंख्यक कभी पीएम नहीं बन पाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे डॉक्टर मनमोहन सिंह? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने हैं, लेकिन कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? नहीं, बात अल्पसंख्यक की हो रही है, माइनॉरिटी की हो रही है, वो आबादी की बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हम भी बराबरी के होते। पहले मैं इस बात को कहता चलूं, किसी का उनका क्या बयान है वो उन्होंने अपने हिसाब से दिया होगा, मैं उनकी, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था और जो हुआ वो गलत हुआ। आगे को हम चाहते हैं कि ये देश अखंड भारत होकर के एक रहे और इसके देश के अंदर अनेक भाषा, अनेक धर्म, बिरादरी के लोग रहते हैं, वो मिलकर के जो एक बगीचा है उसका गुलदस्ता है वो सब अच्छी बात है। इसी से जुड़ा बड़ा एकदम, चूंकि आपने बहुत अच्छी जगह ले आया, आपने कहा कि ये देश अखंड भारत हो जाए, बड़ा सुंदर लग रहा है सुनते हुए। अब मैं तुरंत देखने लगा आंकड़े। 1947 में संभल में हिंदू आबादी थी 45%, 2025 में घटकर हो जाती है 15 से 20%। आपके दादा बाबा जी शफीकुर रहमान बर्क, वो वहां से मुझे लगता है विधायक भी रहे, फिर सांसद भी रहे, शायद 78 में जब दंगे हुए थे तब वो विधायक थे उस समय के आसपास, फिर वो लगातार सांसद रहे, अब आप सांसद हैं। कभी आपको एक पीड़ा नहीं हुई कि हमारे संभल में 45% से 15% हिंदू रह गए? हिंदू छोड़ छोड़कर संभल जाता रहा। वहां के कारोबारी वो रोते हुए, जब दंगे हुए थे अभी हाल वाले दंगे, रोते हुए उनके बयान चले कि हम क्या करते हैं, सब कब्जा कर लिया, जिनको उधार दिया था वही हमसे लूटने आ गए। आपको कभी पीड़ा नहीं? आप उन घरों में जाकर कभी देखे नहीं? अगर आपने कहा कि डर की वजह से लोगों ने वहां से पलायन करा, इस प्रदेश के अंदर सरकार कब से है बीजेपी की? 2017 से। इस देश के अंदर जो अभी सरकार है 2014 से है बीजेपी की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 45% हिंदू समाज के भाई हमारे डर करके वहां से पलायन कर सकते हैं और 15% आबादी आ सकती है, जब मुसलमानों की आबादी 55 थी तो 55 से डर के 45% के लोगों ने पलायन करके 15% पे आ गए, तो मुझे इस बात का जवाब दिए 15% की जो आबादी है तो वो लोग 85% से डर के तो उन्हें तो और ज्यादा तेजी से वहां से पलायन करना चाहिए था। आप सांसद हैं। हाँ नहीं बताएं आप, आप खतरनाक बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं आपकी बात से डर कर 45 आ गए, आप अभी 85 15 भी क्यों बचे? आप जवाब अभी आप जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे। जवाब नहीं सुनना, खतरनाक बात कर रहे हैं। आप जवाब यही असली चेहरा है आपका। आप कह रहे हैं कि 85 जवाब नहीं, मुसलमान हो गए तो 15 भी नहीं रहे।
जवाब नहीं सुनना आप चाहते। कैसी बात कर रहे हैं? आप भटकाना चाहते हैं मुद्दे आपके को। सवाल का जवाब जो मैंने पूछा था ना, मैं हिंदू बहुल है इसलिए सेकुलर कहा आप जा मुझे सकता है। मुद्दों से भट रहे हैं। आपने तुरंत वही कह दिया। आप जो सवाल मैंने पूछा उसका आपने जवाब आप दे दिया। एग्रेसिव करना चाहते हैं मुझे, लेकिन मैं यहाँ एग्रेसिव मैं होने नहीं आया एग्रेसिव नहीं कर रहा हूं। आप बिना एग्रेसिव हुए खतरनाक बात कर रहे हैं। छोटा छोटा सवाल करें जी। मेरा नाम सैयद जब्बार है। आपकी पार्टी के अंदर माननीय आजम खां के साथ जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर के आपकी पार्टी कहां तक संजीदा है और आप कहां तक संजीदा हैं? माननीय आजम खान साहब का मसला है, ये मैंने कहा। और भी जो हमारे मुस्लिम नुमाइंदे हैं, कायद हैं, जिस तरह से उनको टारगेट किया गया है, हम और हमारी पार्टी उनके साथ यकीनन खड़ी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मंच के सामने से बता सकते हैं किस तरह से उनको सपोर्ट किया है, कुछ उसके बैक उससे भी सपोर्ट किया जाता है। चूंकि अभी बिहार के चुनाव के नतीजे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। अभी आप कह रहे थे ना, नुमाइंदगी, संख्या, आबादी, मैं वहीं पर आने ये वाला। प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। फिर से सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़िया परफॉर्म किया है, और हो सकता है कि वो यूपी में भी जब चुनाव होगा तो लड़ेंगे ही, उम्मीदवार उतारेंगे ही, वहां भी परफॉर्म करें। आप क्या मानते हैं, ये क्या है? प्रतिनिधित्व का मसला है? तो आज की तारीख में सबसे बड़ा नेता मुसलमानों का कौन है? असदुद्दीन ओवैसी, जियाउर रहमान बर्क, आप ही के पार्टी के एसटी हसन, या कोई और? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर से इस चीज को धर्म बिरादरी के नाम पर नहीं बांट करके मुद्दों के बात क्या वैसी धर्म बिरादरी के नाम पर बांटते हैं इसलिए चुनाव जीतते हैं? और क्या कर रहे हैं? बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं, चुनाव जीतते हैं। देखिए, यही चीज हो रही है, और मैं ये चाहता मतलब वो मुस्लिमों के नेता लेकिन नहीं। हमारे लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। वो बेचारा पिस रहा है, हमारा मुसलमान जो है इस देश के अंदर। कभी उसको आसानी के साथ में वोट बैंक के लिए कभी आपने जिन साहब का नाम लिया वो इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कोई दूसरे कर लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरह से मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे धर्म बिरादरी के लिए काम हो रहा है, उसी लेगेसी पे चलना चाहिए। आप भी तो चुनाव प्रचार में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का नाम लेते हैं, फिर प्रचार में, चुनाव प्रचार में वो भी अपनी बात कहते हैं। आप उनको कहते हैं वो मजहब की राजनीति करते हैं, फिर आप क्या करते हैं? नहीं तो मैंने आपने ये कैसे सोचा सिर्फ मैं उनका ही नाम ले रहा हूँ? मैं और किसी का नाम क्यों नहीं ले रहा? अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो मैं उनका भी नाम लेता हूँ। मेरे यहाँ पर अगर मुख्तार अंसारी और मेरे क्षेत्र के अंदर, आपकी नजर में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद क्या थे? मेरे अंदर क्या वो आपके आदर्श हैं, आइडल हैं? मुझे क्या सभी लोगों के आइडल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हो सकते हैं? मेरी नजर के अंदर वो इस देश की संस्था के विधायक और सांसद रहे हैं, मेरी नजर में वो रहे, बस ये और क्या है। एक छोटा सवाल, आई लव मोहम्मद को लेकर काफी विवाद हुआ, मतलब ऐसा लगता है कि एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। आपकी नजर में वो क्या था? देखिए, आई लव मोहम्मद का जहाँ तक मसला है, मैंने पहले भी कहा है कि जो जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है यकीनन अपने अपने उन लोगों से मोहब्बत करता है। और हम मोहब्बत की तो बात कर रहे हैं, नफरत की कहाँ बात कर रहे हैं? तो मोहब्बत है तो उसके अंदर तो कोई किसी तरह की एतराज होना ही नहीं चाहिए था। तो जो लोग आई लव मोहम्मद की बात करेंगे, मैं एक बार एक इमरान मसूद का एक बयान है, मैं वो चाहूंगा कि एक बार प्लीज उसको प्ले किया जाए। प्लीज प्ले करें, फिर मैं अपना सवाल पूरा करूंगा। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। जिन्होंने ब्लास्ट किया उसे आप आतंकी या देशद्रोही कहने से परहेज क्यों कर रहे हैं? मेरा छोटा सा सवाल है। जिन्होंने ब्लास्ट किया उनको आप क्या कहेंगे? जो इस देश के अंदर चाहे मुस्लिम गलत कर रहा है या हिंदू गलत कर रहा है, वो गलत है और उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ मुसलमान नहीं, चाहे हिंदू समाज का व्यक्ति हो, हर किसी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो वो देश का दुश्मन है, देश का दुश्मन है बर्क साहब, वो देश का दुश्मन है बर्क साहब, वो देश का दुश्मन है जो भी कर रहा है। बिल्कुल है, इंसानियत का दुश्मन है, बिल्कुल है। अब चूंकि समय आ गया जज साहब के फैसले का, चाहूंगा जज साहब आपका फैसला। पूजा उपासना का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्रदान कर रखा है हमारे भारतीय संविधान ने। भारत विभिन्न धार्मिक मान्यताओं, संप्रदायों, संस्कृति, सभ्यताओं वाला देश है, जिसे समावेशी विचारधारा ही एक सूत्र में बांधती है। सर्वधर्म समभाव समावेशी विचारधारा ही इस देश की खूबसूरती है, जिसे हर कीमत पर बचा कर रखना चाहिए, इसे मजबूती प्रदान करना चाहिए। वर्क साहब ने अपने विचारों को बड़ी साफगोई व स्पष्टता से रखा है। निश्चित रूप से ये देश की तरक्की व विकास में अपना सर्वोत्तम योगदान देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे साथ जी कचहरी में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जी कचहरी में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ।